नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ डॉक्टर शो में। आज का टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट के ऊपर है, जो कि जिसके अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं। उस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूँगा, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगा जो आमतौर पे लोगों को पता नहीं है। सब लोग ये सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का हाथ था, भीमराव अंबेडकर जी। कुछ ऐसे पहलू हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बनते समय कि जो हम आज के समय में हम नहीं जानते हैं। कहीं ना कहीं इतिहास वो भुला चुका है, या फिर हमारे सामने नहीं है, या फिर हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति बी आर अम्बेडकर जी, जो कि एक लर्नेड लॉयर थे, जूरिस्ट थे, इतने अच्छे नॉलेजेबल पर्सन थे, बट ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर टॉप पे आया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और बाद में भी सिर्फ उन्हीं का नाम चलता रहा कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया सिर्फ बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया है। मगर ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में और भी काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे मेंबर्स थे जिन्होंने इसके अंदर अपना पूरा सहयोग दिया। जैसे कि हम बात करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली बेनेगल नरसिंह राव जी हैं, उन्होंने किया था इंट्रोडक्शन। तो जब ये फंडामेंटल राइट्स हमारे जब इंट्रोड्यूस किए गए थे सभा में, उसके बाद बात ये उठी थी कि अगर हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम सरकार के कर्तव्यों की बात करें। हम समाज में आजकल हम न्यूज़ में हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं और यही कंप्लेंट करते रहते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए था, सरकार को वो करना चाहिए था, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो एक्चुअली वो सारी चीज़ें हैं क्या, कि सरकार को करना क्या चाहिए। तो ये चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक्चुअल में सरकार के जो कर्तव्य वो हैं क्या। तो उस टॉपिक पे जाने से पहले हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बेनेगल नरसिंह राव जी के बारे में हम जानें कि वो एक्चुअली थे क्या, उन्होंने किस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना योगदान दिया, और कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर उन्होंने कैसे अपने विचार रखे और कैसे उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। जब ये फंडामेंटल राइट्स की बात हम करते हैं, उसके बाद जब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आया, तो ये डिसाइड किया गया कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको किसी भी तरीके से लॉ एनफोर्स नहीं कर सकती है ज़बरदस्ती। जो स्टेट के, जो सरकार के जो कर्तव्य हैं, उसको किसी भी तरीके से कोर्ट जो है, लॉ है, वो एनफोर्स नहीं कर सकती, सरकारों के ऊपर थोप नहीं सकती है कि ये आपको करना ही करना है, और अगर नहीं करोगे तो देयर विल बी सच काइंड ऑफ पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं बताया गया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये कमी रह गई है कि अगर हम सरकार से किसी चीज़ की डिमांड करते हैं और सरकार को किसी तरीके के निर्देश अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट सरकार करे, और अगर नहीं करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाया जाए। तो ऐसा प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। हालांकि अगर उसको करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर किसी तरीके की कमी रह जाती है, तो तब हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, तब हम उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं कि कोई कमी रह गई हो, या उसमें कोई घोटाला हुआ हो, कोई करप्शन हुआ हो, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये जानते हैं कि एक्चुअली आर्टिकल 36 से लेके 51 तक उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक्चुअली है क्या, एक्चुअली क्या कॉन्स्टिट्यूशन सरकारों को कहता है करने के लिए, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनको क्या करना चाहिए अपने नागरिकों के लिए और अपने देश के लिए। चलिए जानते हैं। Narsingh Rao was an Indian civil servant, jurist, did role in drafting the Constitution of India. He was the constitutional advisor to Constituent Assembly. He was also India's representative to the United Nations Security Council from 1950 to 1952. हालांकि ऐसे काफ़ी सारे लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हाथ था जिनका नाम हम इतिहास में हम भूल चुके हैं, या फिर हमारे सामने नहीं आता है। सिर्फ एक ही चेहरा हमारे सामने आता है, वो है बी आर अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी। अब ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर सारा श्रेय दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? हालांकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस तरीके से उस समय पे लगभग 40 से 45 करोड़ की आबादी थी हिंदुस्तान की,
और जैसे कि यहाँ पर अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे, अलग अलग बिलीफ्स के लोग रहते थे, और किस तरीके से इनको एक ही कानून के दायरे में लाने की कोशिश करी B.R. अम्बेडकर जी ने, और सबको किस तरीके से सम्मानित दर्जा देने की कोशिश करी समाज के अंदर, ये सब हम सब जानते ही हैं। तो जब संविधान के ऊपर चर्चा की जा रही थी, तो इस चर्चा के अंदर जो सदन के जो सभापति थे वो थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। तो जब ये फंडामेंटल राइट की बात हुई तो उसके बाद बारी आई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का विचार जो था उनके बेनेगल राव जी के दिमाग में आया था। तो उन्होंने ये बात राजेंद्र प्रसाद जी के सामने जाके रखी। तो उन्होंने बताया कि अगर हम कुछ राइट्स दे रहे हैं सिटीजन्स को, तो हमको कुछ कर्तव्य भी देने चाहिए स्टेट को कि वो क्या इम्प्लीमेंट करे सोसाइटी के अंदर, और किस तरीके से नागरिकों के अच्छे बनाने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए समाज में, और उनको सारी सुविधाएं देने के लिए क्या कर्तव्य होने चाहिए सरकार के, इस बारे में भी हम चर्चा हमको करना चाहिए। तो ये बात जब राजेंद्र प्रसाद जी को बताई गई और फिर उसके बाद ये सभा में रखी गई बात, तो दोनों जूरिस्ट्स जो भीमराव अंबेडकर जी हैं और बेनेगल नरसिंह राव जी हैं, ये दोनों आपस में काफ़ी सलाह करते थे कोई भी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी आर्टिकल पर, कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या उसमें फेरबदल करना है, क्या उसमें अमेंडमेंट करना है। तो इस तरीके से लगभग 2.5 से 3 साल का समय लगा था ऐसे एक एक करके चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करने के लिए, कि क्या चीज़ निकाली जाती थी और क्या चीज़ रखी जाती थी। सभा के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद, चर्चा, बहस, डिस्कशन, हर तरीके की सारी चीज़ें हुआ करती थी उस समय पे। 2-3 साल के अंदर जितने भी सारी इम्प्लीमेंटेशन करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो भी सारी चीज़ें लागू करी गई, लाई गई हैं, वो काफ़ी लंबी चर्चा के बाद आई गई थी। तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 36 से लेके जो आर्टिकल 51 है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 38 और 39 में ये बताया गया है, सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको किस तरीके से जो नागरिक हैं उनको इक्वल पे देना है, सब लोगों को समान अवसर देना है पैसे कमाने का, और किसी के बीच में किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी रिलीजन से आता हो, चाहे किसी भी जाति से आता हो, सबको इक्वल ही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, सबको ही इक्वल, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए बोला गया है और इसके ऊपर काम करने के लिए बोला गया है। ये कुछ कर्तव्य हैं जो सरकार के हैं, जो कि उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आगे बात करते हैं कि आगे आर्टिकल 47 क्या कहता है। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यही कोरोना का हाल देखें या फिर स्टार्टिंग से 1947 से लेके अभी तक का हम अपना इतिहास देखें, तो सरकार ने हमेशा कोशिश करी है कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको किसी ना किसी तरीके से इम्प्रूव करते आए। जब उनको आज़ादी मिली थी, आज़ादी से पहले का भी समय होगा, तो हमारी हेल्थ फैसिलिटी वो उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल पे होनी चाहिए, ना आज उस लेवल की है, बट हम कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके हम इम्प्रूव करते ही रहते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि जो बच्चे हैं या फिर जो सिटीजन्स हैं उनके न्यूट्रिशन पे, उनकी हेल्थ पे ध्यान देना है। आपने ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उनकी हेल्थ पे, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, ताकि वो आगे चल के उनकी बेटर हेल्थ रहे। आगे कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 39A और आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 39A कहता है प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। आर्टिकल 41 कहता है इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, सिक्योर सिटीजन्स राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। न्याय जो है सबको मिल सके और न्याय के लिए वो लड़ सकें और उनके पैसे खर्च ना हो। तो ये सरकार का एक कर्तव्य है अपने सिटीजन्स के लिए कि उनको ये फ्री लीगल एड मुहैया कराएं और वो कोर्ट के अंदर अपना जाके अपना पक्ष रख सकें और अपने न्याय के लिए लड़ सकें। हो तो कुछ इस तरीके के आर्टिकल्स हैं जो कि सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सरकार को निर्देश देती है, बताती है कि आपके कर्तव्य ये हैं और आपको सिटीजन को कैसे इक्वली ट्रीट करना है। हालांकि ये जितने भी आर्टिकल्स हैं बताए तो गए हैं सारे के सारे कि इस तरीके से आपको काम करना है, ये आपके कर्तव्य हैं, मगर किसी भी तरीके से ये जो जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, किसी भी तरीके से ये लॉ इसके ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकता है कि हम अगर मान लो हम ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि हम कि सरकार हमको नहीं दे पा रही है, जैसे राइट टू एजुकेशन है या राइट टू हेल्थ फैसिलिटी है,
तो अच्छी एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटी को अगर उस लेवल पर नहीं दे पा रही है सरकार जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके कोर्ट के अंदर हम उनको इसका हवाला देते हुए हम कोई किसी तरीके की रिट फाइल करें या पीआईएल फाइल करें कि ये देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये चीज़ मेंशन थी, ये कर्तव्य है सरकार के, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है हम उससे निर्देश दिलवाएं सरकार को। तो इससे बताया गया है कि ये जो लॉ है लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता कि ज़बरदस्ती। हालांकि जब ये विषय उठा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, तो यही चीज़ डिस्कशन में आई गई थी कि लॉ इसके ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकता। तो जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैंने जितना पढ़ा है इसके बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू जी उस समय पर लीड कर रहे थे इस डिस्कशन को। तो वहाँ पर बताया गया था कि अगर ऐसा चला तो आने वाली जितनी सरकारें हैं वो तो अपनी मनमर्जी से काम करेंगी। अगर वो कुछ जब उनको देना होगा, जब उनको काम करना होगा, जब सुविधाएं देनी होंगी वो तब देंगे, और जब नहीं देनी होगी तब नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि जब चुनाव आएंगे तो अच्छी फैसिलिटीज़ दे देंगे, और जब चुनाव दूर होंगे तो उस समय पे वो खाली बैठे रहेंगे या उस तरीके से काम नहीं करेंगे। मगर हम हाल फिलहाल में जैसे कि कोरोना के हाल हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकारें अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाल रही हैं और काम करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे इलेक्शन पास हो या दूर हो। तो ये इनका कर्तव्य है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताती है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टूवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट अंडर वेरियस आर्टिकल्स दे डायरेक्ट द स्टेट टू। तो आर्टिकल 38 से स्टार्ट होता है ये, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। इसका तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति को एक ही तरीके का समान अवसर देना चाहिए, कि किसी भी के बीच में किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। सबको समान अवसर मिलने चाहिए, समान पैसा कमाने की अधिकार मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 38 इसके विषय पे बात करता है। तो ऐसे ही आगे आर्टिकल 39 है, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिविंग लाइवलीहुड for all citizens, equitable distribution of material resources of the community for the common good, prevention of concentration of wealth and means of production, equal pay for equal work for men and women, preservation of the health and strength of workers and children against forcible abuse। ऐसे ही आगे आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs and other weaker sections of the society and to protect them from social injustice and exploitation। आर्टिकल 48 बताता है कि भाई काऊ का, गाय के बच्चे बछड़े का, उसका किसी भी तरीके से स्लॉटर ना हो, उसको प्रोहिबिट किया जाए। हालांकि ये काफ़ी सारी जगह पे अभी भी हो रहा है, जैसे केरला वगैरह काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कर्तव्य है आपका, उसको निर्देश दिए गए हैं सरकार को कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगी और ये जो काउ स्लॉटर है इसको रोका जाए। ये हमारा लॉ है, ये हमने कभी ऐसा नहीं है कि बीजेपी आई है तो इन्होंने इस चीज़ को इसमें घुसाया है या डाला है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, बट ऐसा नहीं है। ये तभी से ही चलता आ रहा है और काफ़ी सारे अमेंडमेंट इसमें भी होते रहे हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से प्लस अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ऐसे ही आगे काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया या फिर फंडामेंटल राइट्स हो गए, इसके अंदर काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स होते रहे हैं। तो आप जहाँ पर देखेंगे कि किसी आर्टिकल के आगे, किसी नंबरिंग के आगे अगर A, B ऐसी चीज़ें लिखी हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किए गए हैं। आर्टिकल 45 कहता है कि प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। सरकार का ये कर्तव्य है कि जब तक कोई बच्चा 6 साल की उम्र तक का नहीं हो जाता है तो उसको अर्ली एजुकेशन और अर्ली न्यूट्रिशनल हेल्थ भी उसको देनी चाहिए, उसको प्रॉपर केयर करनी चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है, ऐसा निर्देश दिया गया है संविधान के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसको संभालने के लिए, रखने के लिए, उनकी आर्टिस्टिक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको बचाने के लिए
सरकार को निर्देश दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ऐसे ही आर्टिकल 50 कहता है सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। हालांकि ऐसी चीज़ें हमको आज के समय पे देखने को मिल नहीं रही हैं, क्योंकि जुडिशरी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट अपना दिखा रही है एग्जीक्यूटिव्स के अंदर और लेजिस्लेटिव के में भी कि किस तरीके से आज के समय पे निर्देश दे रही है। सुप्रीम कोर्ट हो गए या फिर हाई कोर्ट्स हो गए, वो सरकारों को बता रहे हैं कि आप कितने बेड्स लगाएं, आप इतने लेवल की ऑक्सीजन हर सरकार को देनी है। तो ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जुडिशरी अपनी एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि अभी आपके सामने शायद आया हो, आपने सुना हो इस बारे में कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी है यूपी गवर्नमेंट के लिए, योगी सरकार के लिए, कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो हालात हैं वो राम भरोसे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि क्यों जुडिशरी खुद कानून की जानकार होते हुए भी इतने लेवल पे जाके एक क्रिटिसिज्म करती है, और क्रिटिसिज्म करने के बाद और कैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव, यहाँ तो एग्जीक्यूटिव की बात हुई है, कहीं ना कहीं बताया गया है कि जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो तीनों चीज़ें बताई गई हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, इनका तीनों का आपस में बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इनको फ्रीडम है अपना अपना काम अपने तरीके से करने की, तरीके की काम करना ज़रूरी है किसी भी सरकार को। हालांकि लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता है इसके ऊपर, बट स्टिल ये कुछ कर्तव्य हैं जो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश करी है। और कुछ इससे रिलेटेड केसेस है, जैसे मिनर्वा मिल केस है, केशवानंद भारती केस है, गोलकनाथ केस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो इससे रिलेटेड, जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था तो उसके अंदर निकल के आया कि कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे इस पर लॉ एनफोर्स नहीं होता। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी जानना चाहते हैं, मैंने केस के नाम बता दिए हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जिनको पूरा डिटेल में पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया कि सरकार के क्या कर्तव्य हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे निर्देश दिया है कि इन कर्तव्यों का पालन किया जाए समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और नागरिकों की सेवा करने के लिए सरकार को किस तरीके के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है सारे, वो आप खुद गो थ्रू करें। और आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को आप सजेशन देंगे कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। हालांकि अगर आप मेरे से किसी भी तरीके की असिस्टेंस चाहते हैं, किसी भी तरीके की एडवाइस चाहते हैं, वो आप मेरे को कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की एडवाइस, लीगल एडवाइस अगर कोई चाहिए, मैट्रिमोनियल से लेके सिविल या क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड कोई भी, अगर आपको मुझसे किसी भी तरीके की एडवाइस चाहिए हो और असिस्टेंस चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं आप मुझे मेल, नहीं तो आप यूट्यूब पे मेरे को कमेंट कर ही सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आगे अगली वीडियो आप कौन से सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं जो कि आपको रिलेट करते हैं। पॉलिटिकल देखना चाहते हैं, अगर लीगल एस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो आप मेरे को किसी भी तरीके से आप मेरे को बता सकते हैं अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। तो आई होप कि आपको ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर लेना और लाइक कर देना मेरी वीडियो को। और हो सके तो जितने लॉ एस्पिरेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं लॉ के बारे में और पढ़ना चाहते हैं, और जो जागरूक नागरिक हैं जो जानना चाहते हैं कि हमारे सरकारों को किस तरीके से निर्देश देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कर्तव्य हैं सरकार के, तो जानने के लिए मेरी वीडियोस देखते रहें। और ऐसे ही आगे आने वाले समय में मैं और भी ऐसी वीडियोस डालूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून से रिलेटेड होंगी, या पॉलिटिकल होंगी, या न्यूज़ एनालिसिस होंगे, तो उससे रिलेटेड मैं ऐसी वीडियोस में डालता रहूँगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें लॉ एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे बताना ज़रूर कि कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।